हेलो एवरीवन, वेलकम टू इट्स ऑसम साइंस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 विच इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इट मीन्स एटम किस तरीके का दिखता है। जैसा कि आपने 9th में पढ़ा होगा कि जो एटम्स हैं उनमें क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, राइट, विच इज़ हैविंग योर नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन्स रहते हैं पॉजिटिव चार्ज के और न्यूट्रॉन्स रहते हैं जिनके पास कोई चार्ज नहीं होता। तो हम पढ़ने वाले हैं कि एटम किस तरीके का दिखता है और एटम्स के अंदर जितने भी सब पार्टिकल्स हैं उनकी डिस्कवरी कैसे हुई थी। अगर हम यहाँ देख सकते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम, तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर्ड किया था बाय कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की तरफ से। क्या किया गया था, एक कैथोड रे ट्यूब ली थी जो कि ग्लास की बनी हुई थी, जिसमें दो पीसेस थे किसके, मेटल के, और वो जो दो पीसेस थे वो इलेक्ट्रोड्स थे और इलेक्ट्रोड्स को सील कर दिया गया था। अब उसके बाद इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हुआ गैसेस की तरफ से, यानी गैसेस ने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कराया एट वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई वोल्टेज। वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई और जो आपका प्रेशर था वो लो रखा गया, और जो प्रेशर था डिफरेंट गैसेस का उसको आप एडजस्ट भी कर सकते थे बाय इवैक्यूएशन, यानी वैक्यूम क्रिएट करके, राइट। व्हेन सफिशेंटली हाई वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स, जब हाई वोल्टेज को इलेक्ट्रोड्स पे सप्लाई किया गया तो जो करंट था द स्टार्ट्स टू फ्लो थ्रू अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स मूविंग इन द ट्यूब फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स टू द पॉजिटिव। तो करंट किस तरीके से मूव करने लग गया, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इन रेज को हमने बोल दिया कैथोड रेज। एक बार फिर से समझ लो क्या बोला मैंने। देखो, ये जो है ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके अंदर ये ट्यूब लगी हुई है, इस ट्यूब को सील कर दिया है। एक ये इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, इसके अंदर लो प्रेशर है, हाई वोल्टेज है, ठीक है, और बहुत सारी गैसेस हैं। गैसेस का टेम्परेचर और प्रेशर हम मेंटेन कर सकते हैं, और इसमें जैसे ही इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज किया गया तो जो करंट था वो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करने लग गया। तो हमने इसको बोल दिया कि दीज आर योर कैथोड रेज और कैथोड रे पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या बोल दिया, कैथोड रेज और कैथोड रे पार्टिकल्स, राइट। तो क्या बोला गया है कि द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड, जो फ्लो हो रहा था कैथोड टू एनोड, कैथोड होता है नेगेटिव, एनोड होता है पॉजिटिव, राइट। तो जो फ्लो हो रहा था कैथोड टू एनोड वॉज फर्दर चेक बाय मेकिंग अ होल। एक बार फिर से एक होल बना के चेक किया गया, ट्यूब में एक होल बनाया गया और ये चेक किया गया कि वेदर द नेगेटिव चार्जेस इज गोइंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज और नॉट, ठीक है। और वो किस तरीके से किया गया, बाय कोस्टिंग द ट्यूब, कोस्टिंग नहीं आएगा यहाँ पर, कोटिंग द ट्यूब, ट्यूब को कोट कर दिया गया बाय फॉस्फोफ्लोरेसेंट। इसका मतलब समझते हो आप, इसका मतलब ये है कि लाइट प्रोड्यूसिंग एजेंट, और वो लाइट प्रोड्यूसिंग एजेंट था जिंक सल्फाइड। इसी जिंक सल्फाइड की कोटिंग से आपको नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जाते हुए चार्जेस दिखाई दे जाएंगे, जिससे कि डिस्कवर हो गया इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो कर रहा था, यानी इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है, एंड इसे हमने कैथोड रे और कैथोड रे पार्टिकल्स का नाम दे दिया, ठीक है। तो दिस इज योर एक्सपेरिमेंट ऑफ कैथोड रे ट्यूब। और इसके रिजल्ट्स क्या आए, इसका रिजल्ट ये आया कि जो कैथोड रे है वो कैथोड से स्टार्ट हुआ, यानी नेगेटिव एंड से स्टार्ट हुआ और वो पॉजिटिव एंड तक गया, राइट। दीज रेज आर नॉट विजिबल, ये विजिबल नहीं हो रही थी, बट इसके लिए हमने विजिबल करने के लिए फ्लोरेसेंट या फॉस्फोरेसेंट मटेरियल लगा दिया जिससे वो विजिबल हो जाए। बेसिकली ये मटेरियल क्या होते हैं ना, ये मटेरियल इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को विजिबल कर देते हैं, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस करते या मैग्नेटिक फील्ड नहीं देते तो ये रेज सीधी सीधी मूव कर जाती। ये एक्सपेरिमेंट के कुछ रिजल्ट थे, ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज आर सिमिलर टू द एक्सपेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज सजेस्टिंग द कैथोड रेज। का मतलब ये है कि इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड में, यानी जब इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो कैथोड रेज का जो बिहेवियर था वो सेम था जब जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ
मूव करता है, एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को हमने यहाँ नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन्स, राइट। एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज, जो कैथोड रेज की कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो डिपेंड नहीं करते ऑन द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रॉन नेचर, ठीक है। ये नहीं है कि भाई आपने इलेक्ट्रोड का जो नेचर है उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज कर दी तो जो कैथोड रे है उसका फ्लो जो होगा वो डिफरेंट डायरेक्शन में होगा, ऐसा नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट इज चार्ज टू द मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है द मेजर ऑफ द मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रिकल चार्ज टू द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय यूजिंग द कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब and applying electrical and magnetic field perpendicular to each other as the path of the electron। इसका मतलब ये है कि चार्ज टू द मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बोलता है कि जो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है हमने उसे डिस्चार्ज ट्यूब से यूज़ किया, ठीक है। हम डिस्चार्ज ट्यूब से देख रहे हैं एंड उस पाथवे को हम मेज़र कर सकते हैं, वो जो पाथवे है उसको हम मेज़र कर सकते हैं बाय चेकिंग द इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम बात करें कि द अमाउंट ऑफ डेविएशन, जो पार्टिकल्स है वो कितना डेविएट कर रहे हैं, सीधा सीधा जा रहे हैं, मुड़ रहे हैं, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पे और मैग्नेटिक फील्ड पे, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल इज ग्रेटर and greater is the interaction with the electrical and magnetic field and the greater is the deflection। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ज़्यादा हो जाएगा ना तो इलेक्ट्रॉन की डेविएशन भी ज़्यादा हो जाएगी, वो भी इधर उधर बहुत जल्दी फ्लो करेगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना मैग्नेटिक फील्ड और उतना ही आपका कैथोड रे का डिफ्लेक्शन, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, जो मास होगा पार्टिकल, इट मीन्स अगर पार्टिकल लाइटर है तो ग्रेटर डिफ्लेक्शन। अच्छा सिंपल सी बात बताओ मुझे, पेपर जितना हल्का होगा वो बहुत जल्दी उड़ जाएगा, ठीक है, और जितना ज़्यादा हैवी होगा या आप उसे क्रश करके फेंक रहे हैं वो उतना जल्दी नहीं उड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी जितना हल्का पार्टिकल होगा उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन भी क्या कर जाएंगे, डिफ्लेक्ट कर जाएंगे, ठीक है। और जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, तो वो इंक्रीज़ होगी विद द इंक्रीज इन वोल्टेज। जैसे ही आप वोल्टेज बढ़ा दोगे वो भी इंक्रीज़ कर जाएगा, राइट। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, व्हेन ओनली इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अप्लाइड, जब ओनली इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डेविएट करते हैं एंड हिट द कैथोड रे ट्यूब एट पॉइंट ए, और वो कैथोड रे ट्यूब को हिट करते हैं एट पॉइंट ए। और जब मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा अप्लाई कर रही है तो वो सी पॉइंट पर डेविएट करते हैं, और जब दोनों इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है तो इलेक्ट्रॉन बी पॉइंट पर हिट करते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, E अपॉन एम ई, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 1.75 इंटू 10⁻11। अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स की। अगर हम प्रोटॉन्स की बात करें तो प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिव चार्जेस और न्यूट्रॉन्स होते हैं दे आर नॉट हैविंग एनी चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैरिड आउट इन द मॉडिफाइड कैथोड रेज ट्यूब। अब हमने क्या किया, अगेन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई तो की, बट हमने एक मॉडिफाई करके कैथोड रे ट्यूब ली जिससे हमने डिस्कवर किया पॉजिटिव चार्ज को, जिसे हमने नाम दे दिया कैनाल रेज का, ठीक है। उसको हमने नाम क्या दिया था, कैथोड रे का, और प्रोटॉन्स को हमने नाम क्या दे दिया, कैनाल रेज का। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके, ठीक है। जैसे कैथोड रेज होते हैं, ठीक है, वैसे ही जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे वो भी नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे पर डिपेंड करते हैं। जो आपने ट्यूब ली थी उस ट्यूब में जो गैसेस प्रेजेंट है उस पर ये डिपेंड करती हैं, ठीक है। और इन गैसेस में सिंपली पॉजिटिव चार्ज आयंस रहेंगे, राइट, एंड द चार्ज टू द मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल इज फाउंड टू डिपेंड ऑन द गैस। इसका मतलब ये है कि जितना भी चार्ज होगा वो डिपेंड करता है गैस के मास पर। अगर हम बात करें कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जो रहते हैं उनमें मल्टीपल इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है, और ये जो बिहेवियर है ना मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये अपोजिट होगा टू द इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज। देखो सिंपल सी बात है, जो स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन होगा, ठीक है, जो ऑब्टेन किया गया, निकाला गया हाइड्रोजन से, वो था प्रोटॉन। तभी हम हाइड्रोजन के साथ क्या लिखते हैं, H पॉजिटिव। तो जो स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन था वो निकाला गया फर्स्ट टाइम हाइड्रोजन से, और उसको हमने नाम दे दिया प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए वही ट्यूब ली, वही सारा अपार्टस लिया, दो क्या लगा दिए, इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, उसमें गैस भी सेम थी, टेम्परेचर
भी सेम था, बट इसके अंदर मॉडिफाइड कैथोड रे से हमें क्या मिला, हमें एक नया पार्टिकल मिला और उस पार्टिकल का नाम हमने क्या दे दिया, प्रोटॉन, राइट। अब न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई थी वो कैसे हुई, देखो Chadwick felt that by bombarding the sheets of beryllium by alpha particle। अब Chadwick ने क्या किया कि जो बेरिलियम ले लिया, ठीक है, थिन शीट ले ली, पतली सी शीट ले ली बेरिलियम की, और उसके ऊपर ना बार बार उसने अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कराए। कौन से पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कराए। When electrically neutral particle having a mass slightly greater than that of protons was emitted, जब electrically neutral particle को जिनका मास थोड़ा सा ग्रेटर है तो क्या निकले, प्रोटॉन्स निकले। जब यहाँ पर स्ट्राइक कराया तो उसमें से प्रोटॉन्स निकले। ऐसे न्यूट्रल पार्टिकल जो अल्फा पार्टिकल यहाँ स्ट्राइक कर रहे थे, और स्ट्राइक करने के बाद उन्होंने ये देखा जिनका मास थोड़ा सा ज़्यादा था, ठीक है, उन पार्टिकल से, तो उन्होंने प्रोटॉन्स की डिस्कवरी कर दी, बट उन्होंने उनका नाम प्रोटॉन्स ना रखकर न्यूट्रॉन्स रख दिया, क्योंकि प्रोटॉन्स का वेट हल्का होता है, न्यूट्रॉन का वेट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मास जो यहाँ पर जो मास है वो स्लाइटली ग्रेटर है, किससे, प्रोटॉन से। तो प्रोटॉन से ज़्यादा मास है, इसी करके हमने प्रोटॉन ना रख के अपने उसका नाम क्या रख दिया, न्यूट्रॉन रख दिया। और ये जो डिस्कवरी थी ये हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। कुछ नहीं किया, बेरिलियम ले लिया, बेरिलियम की एक शीट ले ली, उस पर पार्टिकल स्ट्राइक कराए, अल्फ़ा पार्टिकल जब इस पर स्ट्राइक करे तो पॉजिटिव चार्ज निकला, और पॉजिटिव चार्ज यानी जिसका जो मास है वो थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन, उसका नाम दे दिया न्यूट्रॉन। किसने दिया, चाडविक ने, ठीक है। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। अब बात करते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम की। 9th में भी बहुत पढ़ा ही होगा आपने। थॉमसन ने क्या कहा था कि जो एटम है ना वो कैसा है, ऐसे स्फेरिकल शेप है, और उसने बोला था कि एटम के अंदर ना पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होते हैं और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी होते हैं। याद रखना, जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो वो एक नेगेटिव चार्ज के साथ अट्रैक्ट करेगा, राइट। तो उनका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर दो पॉजिटिव चार्ज है तो दो नेगेटिव चार्ज भी होने चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, राइट। तो इसीलिए हमें एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाना है, या फिर एटम जो रहता है, थॉमसन ने कहा था वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहता है, ठीक है। इसे हमने प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना गया था। इसको प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से, देखो यहाँ नेगेटिव है और ये सेंटर में आपको दिख रहे होंगे, दिस वन, ये जो है ये पॉजिटिव आयन्स है इसके अंदर। अगर हम रदरफोर्ड की बात करें तो रदरफोर्ड ने भी स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लिया था। उसने भी एक पतली सी गोल्ड फॉइल ली थी और उस पर अल्फ़ा पार्टिकल्स को स्ट्राइक कराया था, ठीक है। तो जब अल्फ़ा पार्टिकल्स को स्ट्राइक कराया था ना, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब अल्फ़ा पार्टिकल्स स्ट्राइक कर रहे थे, तो मैं आपको अच्छे से एक चीज़ बता देती हूँ। तो ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स जब स्ट्राइक करे तो इसके अंदर इस शीट में ना स्पेसेस प्रेजेंट थे। तो स्पेस होने की वजह से कुछ पार्टिकल्स ना इन स्पेस से तो वापस स्पेस में से निकल गए, पास हो गए, बट कुछ में स्पेस नहीं था, तो कुछ जो रेज आ रही थी वो वापस मुड़ गई, इस तरीके से वापस मुड़ गई। मैं एक बार क्लियर डायग्राम बना देती हूँ। देखो ये है शीट और यहाँ पर है आपके एटम्स। किसके एटम, गोल्ड फॉइल के एटम्स। अब जहाँ से ये अल्फ़ा पार्टिकल्स आ रहे हैं, दीज आर अल्फ़ा पार्टिकल्स, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स सीधे चले गए, बट कुछ पार्टिकल्स यहाँ से आके वापस चले गए। जो वापस गए उन्होंने 180 डिग्री का एंगल बना लिया, ठीक है। यहाँ से अगर ऐसे देखें तो 180 डिग्री का एंगल बना लिया, और क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि गोल्ड मेटल लिया और जो थिन फॉइल थी उसके ऊपर उन्होंने जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगा दी। क्यों, क्योंकि वो फ्लोरेसेंट है। दिखेंगे कैसे, अल्फ़ा पार्टिकल विजिबल भी तो होने चाहिए ना, हमें क्या पता कि वो सीधे चले गए या वापस बेंट हो गए, ठीक है। तो इस वजह से फ्लोरेसेंट जिंक सल्फाइड की शीट लगा दी और उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स जो थे वो गोल्ड फॉइल से अनडिफ्लेक्टेड हो गए, यानी वापस नहीं मुड़े, सीधे चले गए, ठीक है। A small fraction of alpha particles were making the angle। कौन सा एंगल बना रहे थे, 180 डिग्री का एंगल। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट रखना, बहुत ही थोड़े अल्फ़ा पार्टिकल, 20,000 पार्टिकल्स जब शीट पर स्ट्राइक करे तो उसमें से एक पार्टिकल फिर से नया बन गया।
ये तो एक मैजिक नहीं हो गया कि 20,000 पार्टिकल एक शीट पर स्ट्राइक कर चुके हैं और उसके बाद एक नया पार्टिकल्स जो हो रहा है वो रीबाउंस्ड हो रहा है, ठीक है, 180 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो ऑब्जर्वेशन क्या रही, ऑब्जर्वेशन ये रही कि भाई अल्फा पार्टिकल में स्पेस था तभी तो, नॉट अल्फा पार्टिकल में, शीट में स्पेस था तभी वो वापस बिल्कुल सीधी सीधी निकल गई। फ्यू पार्टिकल्स जो थे अल्फा पार्टिकल्स के वो डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है, और डिफ्लेक्शन से उनमें रिपल्शन शो हुई एंड पॉजिटिव चार्ज हैज़ टू बी कंसनट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम। और जो पॉजिटिव चार्ज थे वो यहाँ पर, ये जो एरिया है गोल्ड, ये गोल्ड शीट है, गोल्ड शीट का एरिया यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज से मिले, यानी प्रोटॉन्स उसे मिले, ठीक है। तो उसने क्या कंक्लूड किया कि जो पॉजिटिव चार्ज है एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम्स आर कंसनट्रेटेड इन अ स्मॉल रीजन, एक छोटे से रीजन पे उसको मिल गया और वो जो कंसनट्रेटेड रीजन नाम दे दिया उसने न्यूक्लियस का, ठीक है। और जो न्यूक्लियस है उसे सराउंड, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अगर मैं ये से न्यूक्लियस बना लूँ तो इसके चारों तरफ क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। और इलेक्ट्रॉन्स किस में मूव करते हैं, एक प्रॉपर ऑर्बिट में। ये आपने 9th में पढ़ा होगा कि अगर सेंटर में न्यूक्लियस है तो साइड में क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन, और वो किस में मूव करते हैं, शेल्स में मूव करते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर उनका पाथवे होता है, उसी में घूमेंगे, उसके अलावा कहीं पर भी नहीं घूमेंगे, राइट। एंड द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस, और जो इलेक्ट्रॉन्स है और न्यूक्लियस है, अगर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अलग एक और शेल में बना देती हूँ, एल शेल, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अटैच रहेगा हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से, यानी न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि उसको अपनी तरफ खींच रहा है। अगर मैं आइसोबार्स की बात करूँ, वेरी इजी, आइसोबार्स कुछ नहीं होते हैं, आइसोबार्स आर जनरली हैविंग द सेम मास नंबर, जिनका मास नंबर सेम होता है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहता है, जैसे कि कैल्शियम और आर्गन, ठीक है। कैल्शियम और आर्गन जो होते हैं ना, इन दोनों का जो एटॉमिक नंबर है वो अलग अलग है, 18 और 20, बट इन दोनों के मास 40-40 हैं, तो इसीलिए इन्हें आइसोबार्स बोल दिया गया। और आइसोटॉप्स क्या होते हैं, अपोजिट कर दो, जिनका मास जो होगा वो डिफरेंट होगा पर एटॉमिक नंबर सेम। हाइड्रोजन 3 स्टेट्स में पाया जाता है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम। प्रोटियम जो रहता है उसका एटॉमिक मास होता है 1, ड्यूट्रियम का एटॉमिक मास होता है 2, ट्रीटियम का एटॉमिक मास होता है 3, बट एटॉमिक नंबर तो 1 ही होता है इनका, ठीक है। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज है एटम्स की वो कौन कंट्रोल करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि न्यूक्लियस में है, ठीक है। और वही सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल बिहेवियर को शो करवाता है, ठीक है। तो ये तो था आइसोटॉप्स और आइसोबार्स, पर ड्रॉबैक्स क्या थे, क्योंकि आइसोटॉप्स का पता होना ज़रूरी है। रदरफोर्ड ने आइसोटॉप्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, इसीलिए ये इसका एक बहुत ही मेजर ड्रॉबैक था, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में उसने नहीं एक्सप्लेन किया, उसने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मूव कर रहे हैं, ठीक है। और इट कुड नॉट एक्सप्लेन मैक्सवेल इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक रेडिएशन प्रॉपर्टी, वो नहीं बता पाया। कुड नॉट एक्सप्लेन क्वांटम मैकेनिक्स भी वो पूरी तरीके से नहीं बता पाया, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर के बारे में। दिस इज़ अ क्वाइट लॉन्ग चैप्टर। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।